हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और यहाँ पे आज हम एनटीए अभ्यास ऐप का पेपर 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर 8 में आपके जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए हैं उनको यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पूरे 7 पेपर्स डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाके ज़रूर से देख लें। उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर, नोट्स और क्विजेस पोस्ट होती रहती हैं। और साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरीज मेरे से आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्मोप्लास्टिक? इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है? बेसिकली ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आपका पॉलीमर चैप्टर से अराइज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो लास्ट के 3 लेसन्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन तीनों के लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप NCERT पे फोकस करो, एक एक लाइन बाय लाइन, और सभी एग्जाम्पल्स आप याद कर जाओ। अगर आप इतना कर जाओगे, और मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मैं आपको दिखाऊं, देखो ये मैंने NCERT से आपका क्लिप लिया हुआ है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ये हेडिंग है। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं तो आप देख सकते हो, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल्स, यानी जितने पॉली वाले हैं वो सब किस में है, थर्मोप्लास्टिक में आ रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज़ आपने NCERT से याद किया हुआ है तो अब इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना, आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, NCERT का एक एक पॉइंट, साथ ही साथ 11 से रटना चाह रहे हो तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक एक पॉइंट। ठीक है, चलिए आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द OH ग्रुप ऑफ मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल का जो OH ग्रुप है, यानी इस क्वेश्चन में बात हो रही है मेरे पास CH3OH की। ठीक है, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई क्लोरीन, यानी इस CH3OH को मेरे को कन्वर्ट करना है CH3Cl के अंदर। पूछा है ये इनमें से किस ऑप्शन के थ्रू नहीं हो सकता है। देखो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों से आपका हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं एक तरह के SN2 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है ना, तो ये आराम से SN2 रिएक्शन देगा, तो ये हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको पता ही है इसमें अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये CH3Cl के अंदर कन्वर्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपली हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो यानी हमें पूछा था किस में से नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट हेलोजन के साथ रिएक्शन करके आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसका IUPAC नेम बताएं। तो आपको पता है प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, सबसे आगे फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम सब्सटीट्यूशन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन पे क्या नंबर जाएगा, इस वाले पर्टिकुलर कार्बन पे फर्स्ट नंबर चला जाएगा। यानी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो ये है मेरे पास OH। ठीक है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है Cl, तो इस कार्बन पे मैं फर्स्ट नंबर दूंगा। अब ऑब्वियस ही बात है, लोवेस्ट लोकेंट को फॉलो करने के लिए यहाँ पे सेकंड देना होगा, तो यहाँ पे आपका 5th नंबर आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो 5 पे हो जाएगा क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 5 पे है क्लोरो, 2 पे है मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे जल्दबाजी में ऑप्शन ए भी हम टिक कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें आपको पता है IUPAC नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश द कंपाउंड 3। यानी पहले मैं इसको इस तरह से एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ, मेरे को इस कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना है बाकी सभी कंपाउंड से, इसके लिए मैं कौन सा रिएजेंट लूँगा। देखो, ब्रोमीन इन CCl4, तो आपको पता है कहीं पे भी अनसैचुरेशन अगर प्रेजेंट है, आपको पता होगा कि अगर कहीं पे भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो ब्रोमीन तो रिएक्शन कर जाएगा। तो 1 में भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, 4th में भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो डिस्टिंग्विश तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोल्ड एक्वस अल्कलाइन KMnO4,
अब ये अल्कलाइन KMnO4 से करना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपकी अनसेचुरेशन है ये वहाँ पे क्या कर देगा, जाके पर हाइड्रोक्सिलेशन यानी 2 OH ग्रुप जाके चिपका आएगा ये। तो ये भी हर जगह ही अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, तो ये आपका कर ही देगा, तो आप इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी सेम काम होता है, क्योंकि ये 3 रिएजेंट है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और पर एसिड, जैसे C6H5CO3H। ये सभी रिएजेंट का काम क्या होता है आपको पता है, ये सभी रिएजेंट का काम होता है पर हाइड्रोक्सिलेशन करना। तो इन 3 की मदद से तो आप नहीं कर सकते। अब बचता है अमोनिकल AgNO3, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो जो बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट होता है वो आपका केवल और केवल टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है। तो आपको पता होगा टॉलेंस रिएजेंट जो है वो केवल और केवल जो हमारी टर्मिनल अल्काइंस होती हैं उन्हीं के साथ रिएक्शन करता है, बाकी के साथ नहीं करता है। तो ये एक टर्मिनल अल्काइन है, तो ये केवल इसी के साथ रिएक्शन करेगा, बाकी कहीं भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस वजह से ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्ट्स विद द गिवन कंपाउंड, ठीक है। इसमें से कहाँ होगी, तो देखो ये क्वेश्चन बेसिकली एक तरीका है आपका एसिडिटी को पूछने का। ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि सबसे एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, क्योंकि NaOH आपका क्या है, सभी को पता है NaOH एक बेस है, ठीक। आप बताओ बेस कहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा, बेस ऐसे जगह पे जाके रिएक्शन करेगा जो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक हो, क्योंकि उसका मोल्स कितना ले रहे हैं 1। अगर एक्सेस में ले लेते तो हर जगह ही रिएक्शन कर जाता, लेकिन यहाँ पे 1 मोल ले रहा है, तो 1 मोल देखेगा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वहीं जाके रिएक्शन करेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो NO2 ग्रुप है ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक -I ग्रुप की तरह काम कर रहा है। और -I ग्रुप अगर कहीं पे होगा तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसको क्या कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब देखो -I ग्रुप के पास 2 ही ग्रुप हैं, एक है ये COH और एक है OH, लेकिन आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इन कंपैरिजन टू आपके एल्कोहल से। तो इसीलिए कौन किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बी वाले की ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NaOH रिएक्ट्स विद COOH एट बी पोजीशन, ये वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में रिलेशनशिप क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हों आपके, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको बनाना चाहिए इनका फिशर स्ट्रक्चर, ठीक। इसका फिशर स्ट्रक्चर बनना चाहिए। इस फिशर स्ट्रक्चर में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करनी चाहिए। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, R, S डिटरमाइन करना चाहिए। और फिर अगर मान लीजिए एक आ रहा है R ग्रुप आ रहा है और सामने वाला S आ जाए, तो ऐसी अगर सिचुएशन बन जाए तो इसको हम इनांशियोमर्स कहेंगे। या अगर इधर S आ जाए और इधर R आ जाए तो इसको भी क्या कहेंगे, इनांशियोमर्स कहेंगे। लेकिन अगर R आ जाए या S, S आ जाए तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, हम आइडेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, फिशर डिटरमाइन करके ही किया जाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे कई बार बताया है इस स्ट्रक्चर को फिशर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक मैं करके बताता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरे को डायरेक्ट बना दूंगा, ठीक। ये स्ट्रक्चर है तो इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे है ये Br, ठीक है, इस तरह से डैश करते हुए डैश पे है हाइड्रोजन, नीचे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे होगा C2H5। पहली बार देख रहे हैं इसीलिए इसको एक बार मैं समझा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से होता कैसे, आपको क्या करना होता है, इस वेज और डैश के बीच में इंसर्ट करना है। जैसे आप अपने आप को सोचो कि आप इन दोनों के बीच से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, इन दोनों के बीच से आप बाहर निकल रहे हो। जब आप इन दोनों के बीच से बाहर निकल रहे हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक पर्सन है इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल रहा है, इस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है। तो आप बताओ इस पर्सन के ये जो आपका लेफ्ट हैंड है उधर क्या पड़ेगा, Br पड़ेगा। तो देखो इधर इसके लेफ्ट हैंड में क्या पड़ जाएगा, Br। राइट हैंड में क्या पड़ जाएगा इस पर्सन के, हाइड्रोजन। ऊपर सिर पे क्या दिखेगा इसको, C2H5, ठीक, यहाँ पे क्या दिखेगा C2H5। नीचे पैरों की तरफ क्या दिखेगा, CH3। तो इसका गिवन जो फिशर स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, बस आपको ये सोचना होता है कि वेज और डैश के बीच में एक पर्सन को आप इंसर्ट करो जो निकल रहा हो बाहर की तरफ, और आप कर सकते हो। आप इस पर्सन को उल्टा करके भी सोच सकते हो, आंसर रिमेन अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो अब हम समझ गए तरीका, तो अब हम डायरेक्ट बना देते हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर का फिशर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे है H, यहाँ पे आ जाएगा Br, ऊपर आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इसके लिए पहले आप खुद से एक बार बना के ट्राई करना। ये स्ट्रक्चर है, इस साइड क्या आ जाएगा H, इस साइड क्या आ जाएगा CH3,
ऊपर क्या आ जाएगा C2H5, नीचे क्या आ जाएगा Br। अब इस पे क्या करना होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना होगा। तो RS कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इन दोनों कार्बन पे RS कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करो। पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट इसको दोगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले ग्रुप को, फिर ये थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। तो 1 2 3 आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, आप चल रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट नहीं है। तो R के जगह पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसकी S कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक। चलो इसमें प्रायोरिटी डिटरमाइन करो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, फिर सेकंड प्रायोरिटी इस ग्रुप को, थर्ड प्रायोरिटी इस ग्रुप को। 1 2 3 आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉन्फ़िगरेशन एस होनी चाहिए थी, लेकिन जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आती है उसका उल्टा, यानी एस आ रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर। तो देख रहे हो एस का आर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इनांशु मर्स है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन aldehyde is formed as a product। अच्छा, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन aldehyde is formed as a product। तो कहाँ पे aldehyde प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देखो जब भी आपका यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है आपका एस्टर। एस्टर की रिएक्शन जब भी आप डाइबल एच से कराते हो, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है आपका अल्डिहाइड, ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ से इस तरह से बॉन्ड क्या करता है, ये ब्रेक कर जाता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, दोनों तरफ अल्डिहाइड बन जाएगा, यानी यहाँ से तो अल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा, ठीक। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है सेकंड वाली, ये है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन इसमें तो पता ही आपको, ऑर्थो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको पता ही है। यहाँ पे क्या कर दोगे इस तरह से OH और यहाँ पे क्या कर दोगे CHO। तो इसमें तो अल्डिहाइड आ ही रहा है, तो ये भी हमारा हो ही जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर के साथ में हीट करो, NCERT में भी रिएक्शन दे रखी है, ये भी क्या कर देगा आपका, ये भी गिवन आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका अल्डिहाइड ही बनाएगा। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये आप देख सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, तो ये आपकी रिंग हो गई इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या अल्डिहाइड बन रहा है, नहीं कीटोन बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो रिएक्शन करा रहे हैं COHCl के साथ में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें अल्डिहाइड बन जाएगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। गेटरमैन टाइप की रिएक्शन है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एस्टर है, ये एस्टर है आपका। एस्टर को आप किसके साथ में हीट करो, AlCl3 के साथ में हीट करो। जब भी किसी एरोमेटिक एस्टर को AlCl3 के साथ में हीट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, इसको हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जिसमें ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये एक बार ऑर्थो पे और पैरा पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यानी यहाँ पे आपका नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो आपका कीटोन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका एक एल्कोहल है, एल्कोहल को एक साथ में हीट कर रहे हो PDC के साथ में, तो इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, तो यहाँ पे भी बन जाएगा। यहाँ पे भी ये OH ग्रुप है, इसको CrO3 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, इसका भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे भी बन जाएगा। तो टोटल कितने जगह पे हो जा रहा है देख रहे हो, 1 2, ये हो गया 3 4 5 और ये 6। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो इसमें आप इस क्वेश्चन से देख सकते हो जो NTA है वो कर क्या रहा है, डिफरेंट जो नेम्ड रिएक्शन है उनको एक ही जगह पे क्लब करके पूछ रहा है। जैसे ये देखो, एक नेम्ड रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये देखो एक हो गई आपकी रिमर्टिमर रिएक्शन, तो इस तरह से, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप समझ गए। ये वाली कौन सी थी, असाइलेशन थी। तो डिफरेंट नेम्ड रिएक्शन को क्लब करके पूछा जा रहा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले सभी नेम्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट तो ज़रूर देख लेना किस तरह से बनते हैं, भले मैकेनिज्म उतनी ज़रूरी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, तो मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग के 3 के तो याद ही रखा करो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप अगर ध्यान रख लो कि आपके पास है ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ठीक। तो ब्यूटेन के बनते हैं 2, पेंटेन के बनते हैं 3 और हेक्सेन के बनते हैं 5। तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके रिपीट होते ही होते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इनको एक बार अलग से ही ध्यान रखो, आपको हमेशा काम आएगा। बाकी कुछ है नहीं, आप कहीं पे भी देखोगे NCERT में ही बना हुआ, आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है।
तो यही था आपका एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आपके इस पेपर को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर आप प्रेस कर लेना। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको इंस्टा पे कनेक्ट होकर मेरे से पूछ सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर से ज़रूर चेक करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।